अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट हमना नवाज और आप देख रहे हैं उर्दू नावल डायरी। आज हमारे नावल यारम की एपिसोड 7 है। एपिसोड 6 में अमरा अपनी रिहाइश को लेकर काफ़ी परेशान होती है। उसे एक लड़की एक घर का बताती है। अमरा उस पते पर जाती है और उसे रिहाइश वहाँ पे मिल जाती है, लेकिन वो औरत काफ़ी सारी शराइत रखती है, लेकिन अमरा को वो बहुत मुनासिब जगह लगती है रहने के लिए। अब हम आगे अपनी एपिसोड 7 शुरू करते हैं। अगले दिन सामान लाकर इसने कमरे में सेट किया। फिर इस दिन सनी डे था तो कारपेट को उठाकर धूप में डाला, कपड़े धोए, इस्त्री किए, फिर इन्हें लेडी महर के वार्डरोब में लटकाया। साधना के साथ मिलकर खाना बनाया और फिर कैफ़े आ गई। वापसी पर बुक स्टोर होती गई, लेकिन वहाँ उर्दू की किताबें बहुत कम थीं। जो थीं वो बहुत अदबी थीं, ज़्यादातर शायरी की थीं। आग का दरिया, खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, मन चले का सौदा वगैरह वगैरह। एक तो वो फिलहाल इस तरह की महंगी किताबें खरीद नहीं सकती थी, दूसरा इस उम्र में अपने सर के बाल नहीं जुड़वाना चाहती थी। वो ये सब किताबें पढ़ चुकी थी, लेकिन पढ़कर सुना नहीं सकती थी। ये एक सब्र आजमा काम था और इतना ज़्यादा सब्र इतनी सी उम्र में नहीं करना चाहती थी। इसे एक सादा सी सस्ती सी किताब चाहिए थी। इसने अपनी पाकिस्तानी हम जमात से बात की तो इसने इसे अपनी खाला की किताब ला दी, खेल तमाशा, इशफाक अहमद की। एक तो मुफ्त में किताब मिल गई, दूसरा ज़्यादा मोटी नहीं थी। अपनी बारी पर इसने लेडी महर को खेल तमाशा सुनाना शुरू की तो वो मज़े से सुनती रही, लेकिन अमरा के दिमाग के कहीं ऊपर से ही अल्फाज गुजर गुजर कर जाते रहे। वो बिलशबा अपनी तर्ज की शाहकार किताब थी, लेकिन अमरा जैसे कुंद जहन इसे बेकार बना रहे थे। लेडी महर इसे बार बार पीछे ले जाती और कई कई सत्रों को दोबारा पढ़वाती। इत्तेफाक से इसने एक बड़ा मार का सर कर लिया था। खेल तमाशा के सुनने और सुनाने वालों दोनों का दिल मोह लिया था। तख्तपुर की मास्टर हाली और इन पर मर मिटने वाली रजनी ने नशिस्तगाह में जादू सा जगा दिया था। जैसे ऐसे लगता जैसे मास्टर हाली अपनी कारण पर असाकी वार इनके सामने बैठे बजा रहे हों और रजनी ऐन इनके सामने दासी बनी बैठी हो। लेडी महर निहाल हो गई। बहुत ही कमाल की शानदार है। साधना कदीम बंगाली और भोजपुरी लोक कहानियाँ सुनाती थी, जो इसने अपने बंगाली बाप भोजपुरी माँ से सुनी थी, और हैरत अंगेज तौर पर वो कहानियाँ इतनी थी कि अमरा को लगता कि साधना अपनी सारी ज़िंदगी इतने साल सिर्फ कहानियाँ ही सुनती गुजारी है। जब वो रात को कहानी सुनाना शुरू करती तो इसकी आवाज़ में सारे बंगाल का शहर सिमट आता। वो गंगा जमुना की तरह रवां दवां हो जाती, हलकोरे खाती, शफाफ हो जाती। अक्सर इसकी कहानियाँ पुरजोज होती, लेकिन वो इन्हें इतनी नरमी और चाहत से सुनाती कि लगता ही नहीं कि इन कहानियों में सोज है। साधना बमुश्किल 32 साल की थी और इसके 8 साल बेटे को हड्डियों का कैंसर था। साधना की कहानी मोहब्बत से शुरू होकर अमरजीत पर ख़त्म होती। वो पुरसोज कहानी सुनाते हुए बिल्कुल आबदीदा नहीं होती थी, बल्कि ऐसा लगता कि इसका 8 साल बेटा इसके सामने खड़ा है और इसे कह रहा है जो दुख पर होता है वो तो फिर इंसान हुआ, लेकिन जो कम वक्ती पर रोता है वो कोई इंसान तो नहीं होता ना। वो भी कोई भला इंसान है तो साधना क्यों कर रोती जब इसका बेटा ही जवां हौसला है। सारी तकलीफ सह कर भी इसे फ़ोन करता है और कहता है मैं जब तक जिंदा रहूँगा कभी रोकर नहीं सोऊंगा, कभी रोकर आंख नहीं खोलूँगा। डॉक्टर के सारे औजार और इनकी दवाएं और मेरे जिस्म की सारी तकलीफ भी मिलकर मुझे हरा नहीं सकेगी। मैं नहीं रहूँगा माँ, कभी भी नहीं। तो ऐसे बच्चे की माँ कैसे रोती? वो बात बात पर मुस्कुराती, हंसती। इसकी कहानियाँ क्यों करना अमरजीत होती? इसकी आवाज़ में ऐसा सहर क्यों ना होता जो थपक थपक कर सुला देता? दिल पर कैसा ही बोझ क्यों ना हो, इसकी कहानी परिस्तान ले ही जाती है। साधना की कहानी सुनते सुनते वो नशिस्तगाह में ही सो जाती, जैसे कोई वो लोरी सुनाता हो जो जंग से लौट आने वाला अपने बच्चों को और अपनी जंग जीत जाने वाला अपने कुंबे को सुनाता है। वही जवां मर्दी के किस्से और शहीदों के लहू रंग फसाने। इस दौरान एक छोटा सा वाकया हुआ जो काफ़ी बड़ी सूरत इख्तियार कर गया। अमरा और इसके चंद क्लास फेलो को यूनिवर्सिटी के एक दूसरे ग्रुप ने अप्रोच किया। वो मैनचेस्टर में अपनी नई क्लासेस के शुरू होने के सिलसिले में एक पार्टी का एहतमाम कर रहे थे और पार्टी के इंतजामात के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही मौका दिया था ताकि वो चंद घंटों में कुछ ज़्यादा पौंड कमा सकें। इसके क्लास फेलोज ने हाँ कहा था, इसने भी हाँ कह दिया। इन्हें पार्टी के सारे इंतजामात देखने थे, डेकोरेशन से लेकर सर्विंग तक। पार्टी इन्हीं में से एक स्टूडेंट के घर के लॉन में होनी थी और जहाँ ये घर था वहाँ बाकी घर काफ़ी दूर दूर थे, जिनके आगे सड़कें खुली और कुशादा थी।
सर शाम ही इन सब ने पार्टी के लिए इब्तदाई सेटिंग मुकम्मल कर ली। बाकी इनका काम मेज़ों पर खाने की अशिया रखना था जो ज़रा हटकर अलग से लगी थी। इन्हें हर फर्द को अलग अलग नहीं पेश करना था। तुम शक्ल से बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लगती हो। एरिक और इसके दूसरे दोस्त इसे तशवीश से ऐसे देखने लगे कि इसे तशवीश होने लगी। वो सब पार्टी के इंतजाम देखने आए थे। मैं हूँ भी पाकिस्तानी। हमरा इस बात पर बुरा मान गई। नहीं, हमारा मतलब है वो सब ज़रा डरते हैं, ज़रा से कुछ ज़्यादा ही डरते हैं। डरते हैं? कौन? आज की पार्टी में आने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स। वो काफ़ी ज़्यादा गोलमोल सी बातें कर रहा था। इन्हें पाकिस्तानी फोबिया है क्या? नहीं, शायद हाँ। ये अखबार, टीवी, मीडिया दिमाग ख़राब कर देते हैं ना। जो कुछ अखबारात में कहा जाता है इस पर यकीन कर लेते हैं। और तुम हो भी मुस्लिम। प्लीज़ ऐसे बुरा ना मानो। धमाकों से बहुत डर लगता है इन्हें। धमाकों से डर लगता है? मैं मुस्लिम हूँ, आखिर क्या मतलब है इस सब बातों का? मुझे भी धमाकों से डर लगता है, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं बता रही। वो इन्हें ना समझ सकी। देखा, तुम बुरा मान गई। तुम गलत समझ रही हो। यहाँ कौन सा धमाका होने जा रहा है? मतलब कुछ होगा ही नहीं तो डरना कैसा? कुछ होने का खतरा है यहाँ? कोई ब्लास्ट? तुम मुझे डरा रहे हो। मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ, इनमें से ज़्यादातर के अंकल और फादर्स पुलिस में हैं। बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे परेशान ना हो। अमरा का सर चकराने लगा। क्या कह रहे हो? क्या समझाना चाह रहे हो मुझे? ऐसे ही तुमसे बस बातें शेयर कर रहे हैं। ऐसी बातें शेयर करते हैं? तुम सब मुझे शक से घूर रहे हो। तुम्हें लगता है मैं यहाँ धमाका करूँगी? मैं? क्या मजाक है ये? ऐसी तो कोई बात हमने नहीं की। तुम क्या क्या सोच रही हो? हाँ, सीधे सीधे ये बात नहीं कि पुरजोकी हैं। इनका मतलब खौफनाक है। डराने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा तो अभी से रंग उड़ गया है। अभी से मतलब? इसका रंग वाकई उड़ उड़ गया था। वो गड़बड़ा गए थे। मतलब हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। ऐसी खतरनाक बातें ही करते हो तुम। मुझे तुम्हारी बातें पसंद नहीं आई। वो अपने काम में लग गई और अंदर ही अंदर सहम भी गई। यानी अगर ज़रा सी भी कोई गड़बड़ हो गई तो ये लोग साफ साफ इस पर इल्ज़ाम लगा देंगे, पुलिस। और फिर लान में एक तरफ ऊंचाई पर डीजे का इंतज़ाम किया गया था, जैसे क्लब में होता है। अंधेरा गहरा हुआ तो ट्विस्ट लाइट्स ने और ट्विस्ट बढ़ा दिया। इन्होंने डीजे साउंड चेक किया जो ख़तरनाक हद तक तेज़ था। नीली, पीली, हरी, लाल ट्विस्ट लाइट्स से हरकत करने लगी। सब आने लगे। इन्होंने मेज़ों पर पहले से ही सॉफ्ट ड्रिंक्स रख दी थी। 2 घंटे बाद इन्हें खाने की चीज़ें रखनी थी। 1 घंटा गुजर गया, दूसरा भी गुजर गया। इन सब ने मिलकर मेज़ों पर खाने की अशिया रख दी। डीजे निस्बतन हल्की आवाज़ में म्यूज़िक के साथ तजर्बात कर रहा था जो अमरा को काफ़ी पसंद आए। वो ग्लासों की ट्रे रखने जा रही थी कि एरिक ने इसे आवाज़ दी। वो इसके करीब जा ही रही थी कि एक ज़ोरदार दहशतनाक धमाका हुआ। इतना ज़ोरदार कि कानों के पर्दे फटने के करीब हो गए। अमरा बुरी तरह लड़क कर गिरी। इस धमाके के साथ साथ शीशे टूटने की भी आवाज़ें और कुछ इंसानी चीखों की भी आवाज़ें आईं। पूरे 1 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। अमरा ज़िंदगी में कभी इतनी खौफजदा नहीं हुई थी जितनी इस धमाके से हो गई थी। वह मुश्किल उठी और नज़र दौड़ाने की कोशिश की। दूसरे लोग भी कुछ उठ चुके थे और कुछ उठ रहे थे। ये एक खौफनाक मंजर था। इसलिए नहीं कि वहाँ धमाका हुआ था, बल्कि इसलिए कि सब इसे घूर रहे थे। इसने जीन्स पर लंबी कमीज पहन रखी थी और एरिक ने ही कहा था कि सर ढांप कर काम करना, तो इसने स्कार्फ को सर पर अच्छी तरह से ओढ़ लिया था। अमरा को पहले ये सिर्फ एक वहम लगा कि सब टकटकी बांधे इसे ही देख रहे हैं। फिर इसने ज़रा गर्दन घुमाई तो वहम लगने वाला ख्याल 100% खौफ में बदल गया। वो सब अपनी अपनी जगह पर जमे इसे ही देख रहे थे, घूर रहे थे। इनमें से एक ने कपकपाते होंठों के साथ उंगली उठाकर इसकी तरफ इशारा किया। यू डिड दिस? क्या तुमने किया ये? इतनी सी बात से किसी ने इसके सर पर दूसरा धमाका किया। लम्हे के हज़ारवें हिस्से में इसके जहन में 9/11, लंदन टर्बन धमाके, अखबार, टीवी चैनल्स की सब खबरें, डॉक्यूमेंट्रीज गड़बड़ होकर चकराने लगी। दहशतगर्द, यू डिड दिस, दहशतगर्द, यू इसका सर चकराने लगा। दहशत इसके चेहरे पर नजर आने लगी। मुझे नहीं मालूम। वो अटक अटक कर होंठ हिलाने लगी। आवाज़ इसके होंठों से निकल ही नहीं रही थी। इसे लग रहा था कि वो सारी ज़िंदगी बोल ही नहीं सकेगी। और ठीक इसी दौरान एक और धमाका हुआ, वैसा ही ज़ोरदार। इन सब ने अपने कानों में उंगलियां ठूंस लीं। वहाँ मौजूद सारी चीज़ें गिरीं। शीशे के छोटे छोटे टुकड़े एक बौछार आंधी की तरह आई। पीछे खड़े बहुत से लड़के लड़कियां गिर गए और कराहने लगे। इस तरफ काफ़ी अंधेरा था, लेकिन इनकी चीखें कराहें सुनी जा सकती थीं। इस बार अमरा गिरी नहीं, खड़ी रही और काफ़ी दहशतनाक अंदाज लिए खड़ी रही। एकदम से फ़ज़ा में पुलिस सायरन और फायर ब्रिगेड सायरन की आवाज़ें गूंजी।
पीछे कहीं से जोरदार आग के भड़क उठने की आवाज़ें भी आ रही थी। इसने एक बम अपने साथ भी बांध रखा है, किसी ने चिल्लाकर इसकी तरफ उंगली उठाकर कहा। सब सहम कर दूर दूर होने लगे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब ऐसे ही हो रहा है जैसे इसे नज़र आ रहा है। पुलिस सायरन की आवाज़ करीब आती जा रही थी। इसकी नहुसत की वजह से मैनचेस्टर में एक स्टूडेंट पार्टी में धमाका हो गया और इसकी जगह अमरा मौजूद थी। खड़े खड़े इसने कल के अखबारात में अपनी तस्वीरें देख लीं, टीवी रेटिंग का अंदाज़ा लगा लिया, अदालत में खुद पर केस चलता देख लिया। इसके हक में चंद हज़ार मुस्लिम रैली निकाल रहे हैं, फिर और अदालत अपना फैसला सुना रही है। इसके घर वाले इसे लानत मलामत कर रहे हैं और वो मासूम होते हुए भी इस यूरोपियन मीडिया में दहशतगर्द साबित कर रहा है। इसकी पढ़ाई का क्या होगा, इसका क्या होगा? वो तो मर जाएगी। और ठीक इसी दौरान एक और धमाका हुआ और वो हलक के बल चिल्लाने लगी, पागलों की तरह, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। एक सेकंड में वो ये बात 20 बार कह गई। साथ चिल्लाती रही। 400-500 स्टूडेंट का ग्रुप इधर उधर देखता रहा। सुन रहे हो तुम, मैंने कुछ नहीं किया, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। सारी हिम्मत जमा करके पूरा जोर लगाकर वो वैसे ही खड़े रहे जैसे स्टैचू खड़े होकर देख रहे हों। तुम्हारा मीडिया, तुम्हारे टीवी चैनल्स, अखबारात झूठ बोलते हैं। पागल हो तुम सब, पागल बनाते हो दुनिया को। हम दहशतगर्द हैं या तुम? हम नहीं, तुम हो। तुमने दुनिया में फ्रस्ट्रेशन बढ़ाया है। तुम हो खराबी की जड़। इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे अंदर करवा दो। मैं तुम सबको मार डालूंगी। दहशतगर्द नहीं हूँ मैं। फिर एकदम सब्जे पर बैठकर वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी, ऊंची और ऊंची। पुलिस और फायर ब्रिगेडर सायरन बंद हो गए। पार्टी में सिर्फ इसके रोने की आवाज़ आ रही थी। वो सब जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए। अब वो ऐसे खड़े थे जैसे हॉरर मूवी देख रहे थे। ये सब तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल जोक यानी अमली मजाक कर रहे थे। आवाज़ कुछ जानी पहचानी थी। इसने झटके से गर्दन उठाकर आवाज़ की सिमत देखा। इससे ज़रा सा दूर अंधेरे में एक कुर्सी पर आलियान बैठा कॉकटेल से लुत्फानंदोज़ हो रहा था। इसने ये बात इतने सुकून से की जैसे वो खामोशी से बैठा ऊपर देखता रहा हो। प्रैक्टिकल जोक। वो कई लम्हे सन्नाटे में ही रही, फिर उठकर खड़ी हो गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस हद तक कोई अमली मजाक भी किया जा सकता है। तीसरे धमाके के बाद इन्होंने तुम्हें खुद ही बता देना था। ये सीनियर्स हैं और जूनियर्स के। शट अप, इसने धाड़ कर उंगली उठाकर आलियान से कहा। फिर वही उंगली लहराकर इनसे वही शट अप पूरी कुव्वत से चिल्लाकर इन सब से कहा, तुम लोग अंग्रेज़ गोरे दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले, जो जी में आए करने वाले, हमें गुलाम समझ रखा है। जब जी में आए मजाक बना लिया हमारा, जब जी में आया गुलाम बना लिया। क्या समझ रखा है हमें? पहले हमारे मुल्क में आए, हम पर राज किया, हमारी तजलील करते रहे और अब हमें दहशतगर्द बना रहे हो। हमसे हसद करते हो कि हम जिंदगी में आगे ना निकल जाएं, तुम सबसे आगे ना निकल जाएं। गाली और गिनती के लिए इंसान अपनी मादरी जुबान इस्तेमाल करता है। इसी तरह अमरा भी पूरी रवानी से चीख कर चिल्ला कर उर्दू में इन पर बरस रही थी। आलियान साथ साथ अंग्रेजी में तर्जमा करता जा रहा था। तुम अंग्रेज़ गोरे हमारे मुल्क में आए, हमने तुम्हारी मेज़बानी की, तुम्हें बादशाह बनाया, जाते हुए तुम्हें कोहिनूर तोहफे में दिया। आलियान अपनी मर्जी का तर्जमा कर रहा था, इसे और भड़का रहा था। अमरा के पास आलियान से निपटने का वक्त नहीं था। तुम लोग खुद को समझते क्या हो? क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, बहुत बड़ी तोप कौम हो तुम, नेक, शरीफ, पढ़े लिखे, और हम जाहिल, गंवार, दहशतगर्द। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। तुम और तुम्हारी गंदी सियासत ने मिलकर इसे दहशतगर्द बना दिया है। एक नौमौलूद बच्चा भी दहशतगर्द है अगर वो मुसलमान है तो। अमरा का गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था। इसके इस जलाल के आलम में किसी में भी इतनी हिम्मत ना हो सके कि कुछ बोल सके या इसके करीब आ सके। आलियान खामोश हो गया। इसने कोई तर्जुमा ना किया। ट्रांसलेशन प्लीज, किसी कोने से आवाज आई। जोक करने के लिए तुम्हें यही जोक मिला? खुद तुमने ग्वांतानामो में क्या किया? वो अमरीकी थे, आलियान बोला। वो जालिम थे। जालिम किसी कौम से नहीं होता और ये सब भी जालिम है। इसने हाथ लहराकर कहा। आंसुओं का दरिया इसकी आंखों में बहने लगा। ट्रांसलेशन प्लीज, आवाज फिर से आई। अमरा ने एक कहर आलूद नजर सब पर डाली और इस बार इंग्लिश में बोली। इस मजाक से अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता, अगर मैं मर जाती। इतना घटिया मजाक। तुम लोग इतने जालिम हो कि मजाक भी इतना जल्माना सोचा। तो है तुम पर। कितने छोटे हो तुम सब। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और ये सब सीखते हो। गंदे हो तुम, जाहिल। तुमने मेरी बेइज्जती की है। मर जाओ तुम सब के सब। तुम इतने पॉइंट्स तुमने धमाकों पर लगा दिए। अगर वही पॉइंट्स तुम
कोई पौंड नहीं लगा, वो तो ऐसे हुए हैं। डीजे बटन दबाया और एक जोरदार धमाका हुआ, यानी वो साउंड छोड़ रहा था। अलाई ने नजरें बद से बचाए। किस कदर टैलेंटेड थे वो सब। जो शीशे की किरचियां उड़कर आई थीं वो हार्ड क्रिस्टल शीट की थीं। अमरा ने शदीद गुस्से में अपने करीब ही गिरा हुआ एक गिलास उठाकर ऊपर डीजे की तरफ उछाला। उंगलियां टूट जाए तुम्हारी, बहरे हो जाओ तुम। रिलैक्स, काफ़ी हो गया, चलो अब बस करो। आलियान ने इसे नरमी से कहा। इसे और गुस्सा आया। बकवास बंद रखो अपनी। इसकी आवाज़ डीजे के किए धमाके से ज़्यादा धमाका अंगेज थी इस बार। इसने एक बार फिर सब पर निगाह डाली। बेइज्जती के एहसास से इसका सारा वजूद झुलसने लगा, और जैसा कि यहाँ आने से पहले वो धाड़े मार मार कर रोती रही थी, तो वो सब धाड़ें इसके अंदर फिर से जाग उठीं। वो घास पर बैठकर घुटनों में मुंह छुपाकर इन सब धाड़ों को आवाज़ लगाकर रोने लगी। सब ने दूर से ही इसके इर्द गिर्द घेरा बना लिया। किसी में इतनी जरूरत नहीं थी कि शेरनी बनी अमरा के पास आए और इसे चुप करवाए। अमली मजाक था और कुछ ज़्यादा ही अमली हो गया था। तो मेंबर्स, कैसा रहा अमरा की लाइफ का फर्स्ट प्रैंक? आई होप यू एंजॉय अ लॉट ड्यूरिंग रीडिंग। तो अपना रिव्यू देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।